नमस्कार. न्यूज मराठी 24/7 मध्ये मी श्रुती आपलं स्वागत करते. आजपर्यंत आपल्या स्टुडिओमध्ये अनेक राजकारणी, कलाकार, समाजकारणी अशा बड्या व्यक्तिमत्वांच्या मुलाखती पार पडल्या. पण आज पहिल्यांदाच मानसिक तणाव या अतिशय महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर सखोल मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याला लाभले आहेत प्रख्यात संगीत चिकित्सक आणि एक प्रेरक सल्लागार डॉक्टर रोशन मनसुखानी. जाणून घेऊयात त्यांच्याबद्दल आणि बोलतं करूया आज रोशन सर यांना. तर रोशन सर, न्यूज मराठी 24/7च्या स्टुडिओमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे. नमस्कार, माझं नाव डॉक्टर रोशन मनसुखानी आहे. अरे वा, आपल्याला मराठी पण येतं. तर मराठी मला सगळं समजतं पण मैं हिंदी में जवाब दूंगा. रोशन सरांच्या वैयक्तिक अंतर्दृष्टीबद्दल आपण थोडक्यात चर्चा करणारच आहोत आणि रोशन सरांकडून ह्या मानसिक आरोग्याबद्दल, नक्की आरोग्य म्हणायचं की मानसिक तणाव म्हणायचा, ह्याबद्दल आपण सरांनाच विचारणार आहोत. तर सर, माझा पहिला प्रश्न आपल्याला असा आहे की मानसिक आरोग्यातील विभाजने म्हणजेच सामान्य समस्या, नैराश्य, चिंता, ड्रग्ज आणि अल्कोहोल याबद्दल आपण काय सांगाल? ये सब जो आपने वर्ड्स बोले, ये सब रिलेटेड है हमारे मेंटल स्टेट के. हेल्थ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जी. हमारा जो मेंटल स्टेट है, हम किस रोड से गुजर रहे हैं हमारे घर पे, हमारे काम में, ड्रग्स, अल्कोहल, सी ये सब रियलिटी है. ओके. लोग करते हैं बट देयर हैज टू बी अ स्टॉप समवेयर. वो कहाँ स्टॉप करना है जी. और ऐसे अभी ड्रग्स ले लो, बंदा ड्रग्स फर्स्ट टाइम लेता क्यों है वो कोई सोचता नहीं है जी. तो मेरा जो लाइन है, मेरा जो प्रोफेशनल फील्ड है, हम ट्रिगर्स के पीछे जाते हैं. अच्छा. वो क्या ट्रिगर हुआ है जो बंदा या बंदी एडिक्ट हो गए हैं, तो हम बोलते हैं उनको एडिक्टेड. एडिक्टेड तो हम सब हैं, तो हम उनको क्यों ऐसा सब्जेक्ट बना देते हैं? सब्जेक्ट बनाना बंद करो. मेरा सिर्फ अवेयरनेस वही है ड्राइव. फिर आ जाता है हेल्थ. अच्छा. पहले इज माइंड स्टेट क्यों गया, फिर हेल्थ बनना चाहो. दोज आर सेशंस. वा, सरांनी या संदर्भात खरंच खूप चांगली माहिती सांगितली. सर, आम्हाला पुढचा प्रश्न आपल्याला असा आहे की संगीत उपचार जे आपल्याला आपली जी ओळख आहे संगीत उपचार, तर त्या संदर्भात काय सांगाल? म्हणजे संगीत उपचार तसं बघायला गेलं तर सगळ्यांसाठीच फार परिचयाचं नाही. मग ते कशा प्रकारे आपल्याकडनं ते उपचार होतात? सी, संगीत ऐसी चीज है कि हम सब में है. आपको गाना गाना पसंद है? हाँ, पसंद है. तो क्यों नहीं गाते? क्योंकि हम रुकते हैं, हम प्रोफेशनल नहीं गा पाएंगे. अरे छोड़ो ना यार, गाना अच्छा. गाना है, अकेले बैठे हो गा लो, दोस्तों के साथ गा लो. बट हम ये जो आर्टिफिशियलिटी रखते हैं वो बंद करो. ओके. संगीत ऐसी चीज है, जैसे हम बात करते हैं, हम अभी हम अपने अल्फाज निकाल दें, आपको क्या मिलेगा? साउंड. एग्जैक्टली. साउंड इज म्यूजिक. सो ऐसे देखने जाए तो हम सब म्यूजिशियंस हैं. तो हमारे अंदर जो टैलेंट है, म्यूजिक तो एक पार्ट है, हमारे अंदर ऐसा इतना टैलेंट भरा हुआ है, हम उसमें खोजते कि नहीं है. हम बाहर खोजते हैं, हम मॉल्स में खोजते हैं, हम गाड़ियों में खोजते हैं, हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स में खोजते हैं. बट जो हमारे अंदर है, जो हमें हेल्प करता है, हम उसे भूल जाते हैं. संगीत के थ्रू आई हेल्प यू. वो जो आपका जो हॉबी, टैलेंट, एक्सप्लोरेशन जो बोलते हैं, खोजना, इट हेल्प्स यू लुक विद इन. ओके. दैट इज इम्पोर्टेंट. सो आपका जो स्टेट जो है हेल्थ की तरफ आ रहा है अभी. अच्छा, छान. सरांनी ह्या संदर्भात पण संगीत आणि हेल्थ उपचार किंवा आपलं जे मानसिक ताण आणि संगीत ह्याबद्दलही खूप छान संमिश्र भाषेत अगदी त्यांनी छान सांगितलं. सर, मला एक विचारायचं आहे की सध्याचा अभ्यास असं दर्शवतोय की 30% व्यक्ती चिंता, नैराश्याचा सामना करत आहेत. तर तुम्ही एक थेरपिस्ट आहात, तर थेरपिस्ट असल्याने या संख्यांबद्दल तुम्हाला नक्की काय वाटतंय? आणि या काळात गट, व्यक्ती, कॉर्पोरेटच्या भूमिकेबद्दल जागरूकता निर्माण केली जाते,
तर तुम्हाला असं वाटतंय का की कॉर्पोरेट ठिकाणी नोकरी करणारे किंवा नोकरी करणाऱ्याच व्यक्तींना नैराश्य येतं, त्याच व्यक्तींना धावपळ असते, कमवायचं असतं, घरचं सगळं पाहायचं असतं, तर फक्त त्यांनाच नैराश्य येतं का, त्यांनाच मानसिक ताण असतो का? तुमचा अभ्यास काय सांगतो? आपको पता है इंडिया हां. जो हमारा भारत है, मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ में सुपर पावर है। अच्छा. 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उनको एंजाइटी या स्ट्रेस है, क्योंकि एक स्टिग्मा है। हम्म. आप कभी डॉक्टर के पास गए हो? हाँ, वो तो जाना ही पड़ता है. बिंदास जाते हो, फिजिकल चेकअप भी लेते हो। हम्म. कभी आप काउंसलर के पास गए हो? सोचा भी नहीं. नहीं होगा। नहीं. या अगर कोई जाता भी है तो छुप छुप के जाता है, हाँ. दुनिया को पता नहीं होना चाहिए, या हम पोस्टपोन करते हैं हम्म. कार्पेट के नीचे, बाद में देखा जाएगा, हाथ जोड़ के बैठो, भगवान ठीक करेगा। हम्म. नहीं होता। भगवान बोलता है पहले हाथ बढ़ाओ, फिर मैं उठाऊंगा तुमको, पहले हाथ तो बढ़ाओ। What if I told you your productivity at work, your sleep pattern, even your relations at home, that is with your partner or your parents, your siblings, somewhere it's related, I wouldn't say indirectly, but directly with your mental health. You know those discomfort moments, that irritation, that snappy feel of yours, that mood swings. We somehow don't want to address those things, but we want to look at those rosy pictures. We want a lot of those rosy pictures. Friends, our mental health is our control room. Don't ignore that, because that is your foundation. Once that is addressed, those triggers, through our holistic sessions with music and counseling, things take a 360-degree upswing. May them be in your relation, your sound sleep pattern, in fact, your productivity on the whole. That's Roshan Mansukani. Thank you. Let's connect. अभी आपने सर 1 मिनिट आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ. अभी आपने जो बोला, तुम्ही जे सांगितलं की छुप छुप के जाना पड़ता है, कोई किसी को बताता नाही आहे. तर खरं आहे ही गोष्ट की काउन्सिलरकडे जायचं म्हणजे असं असतं की वेड लागलंय की काय, ह्याला मानसिक ह्याचा झटके येतात की काय, तर लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन अशा प्रकारे बदलतो, म्हणूनही लोक घाबरत असतील असं नाही का वाटत? हमें एक बात बहुत ठान लेना चाहिए कि जो हमारा जो दिमाग है, हमारा माइंड जो है ना, हमारा खुद का है, बाजू वाले का नहीं है। तो हमारे खुद के पेरेंट्स भी हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे जब तक हम खुद अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प नहीं लेते। हमें खुद वॉलंटरी जाना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए फॉर एवरीबॉडी। अभी मैंने आपको बताया था वी आर सुपर पावर। आप पेपर्स पढ़ते हो जी। हम सब पढ़ते हैं, हम सुनते हैं इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने डिप्रेशन के केसेस है। ये सिर्फ 20% है जो रिपोर्ट हुए हैं, जो नहीं हुए हैं आउट ऑफ 10 मैं तो बोलता हूं द रेशियो इज 12 नॉट 10, क्योंकि हम इतने छुपे हुए हैं कि दुनिया को नहीं पता होना चाहिए। हम सिर्फ अपने सोशल मीडिया पे स्माइल करके देखेंगे, दिखाएंगे, और पीछे इधर घुट घुट के रोएंगे, सप्रेस हो जाएंगे, झगड़े होंगे, बट कैमरा के आगे स्माइल होना है। खरी गोष्ट है। तो ये जो हम रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं, माई ओनली थिंग टू एवरीबडी जो बोल रहा हूं कि उठो यार। हमारा जो माइंड है, माइंड स्टेट है, हमारे जो ट्रिगर्स है, वो क्या वक्त था जो आप उस एडिक्शन में गए या उस फेज में गए या वो दुखी डिस्कम्फर्ट में गए, उसको एड्रेस करो। क्योंकि जब तक आपकी बाटली खाली नहीं होगी ना, यू विल नॉट फील गुड, आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर यही पानी में आपको 2 साल रखा हुआ पानी आपको बोलूं पीने, आप पी पाओगे?
नहीं। तो इतने सालों से जो घुटन से जी रहे हो, कैसे क्लैरिटी मिलेगा आपको? पहले वो तो जूना चीज निकालो, फिर आगे बढ़ो, फिर देखो आपका रोड मैप कैसा बनता है। वर्क में हो, पर्सनल लाइफ हो, आपका खुद फिजिकल हेल्थ हो। क्योंकि मेरा सिर्फ एक कहना है, माइंड हैप्पी, बॉडी हैप्पी। क्योंकि आपके पेट का दर्द का सिग्नल भी दिमाग से आता है। एग्जैक्टली। That's all. तो सर आप अगर ये बता रहे हैं तो ऐसे जो सब पेशेंट्स हैं वो जो डॉक्टर के पास पेशेंस नहीं, मैं कभी किसको पेशेंट बोलता नहीं हूं। अच्छा। क्योंकि पेशेंट एक, देखो मैं वो डोमेन से नहीं हूं, मेडिकल डोमेन से, ओके। मैं होलिस्टिक हूं। अगर मैंने पेशेंट बोला किसको, मैंने फियर क्रिएट किया। मेरे को फियर क्रिएट करना ही नहीं है, ठीक है प्रॉब्लम। हम सब एक चीज, मैं बोलता हूं कि हम सब एक विक्टिम है। कुछ ना कुछ हुआ होगा ताकि आपको इसमें जाना पड़ा होगा। पीयर प्रेशर होगा, दोस्तों का प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होगा, कुछ हुआ होगा। सो हम सब विक्टिम्स हैं। ओके। सो पेशेंस, और मैं ये वर्ड ट्रीटमेंट भी नहीं यूज करता हूं। अच्छा। वो जो प्रोफेशनल्स उस लाइन के हैं वो यूज कर रहे हैं, हम होलिस्टिक हैं। क्योंकि एक लाइन में आपको बोलूंगा, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये हम ही होते हैं जो लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। अभी मुझे आपसे झगड़ा करना है तो मैं सोचूंगा झगड़ा, राइट? तो आई हैव समथिंग वर्किंग। जो हमारा जो माइंड है ना, है 2 इंच का, है 2 इंच का, बट बिगेस्ट हिपोक्रिट भी वही है। मुझे झगड़ा करना है तो मैं प्लॉट करूंगा, बट अगर आपको एक्सेप्ट करूं जैसे आप हो तो झगड़े की बात ही नहीं है। बरोबर। तो हमारा जो सेशंस है आपको सिखाता है एक्सेप्टन्स। अच्छा, म्हणजे डॉक्टर ज्याप्रमाणे औषधं टॅबलेट्स वगैरे देतात, आपण पण तसं काही करता का? देखिए, जो डॉक्टर्स जो है वो मेडिकल डोमेन में जो मेडिसिन, जब बंदे को मेडिसिन की जरूरत है सो है, मैं उसमें जाता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे समझ में आएगा नहीं। मेरा लाइन है, मेरा जो म्यूजिक थेरेपी है, मेरा जो काउंसलिंग है, जो मैं क्लब करके करता हूं, आई एम ओनली लिमिटेड उसके लिए। और ना ही मैं उसको जो है क्लाइंट उसको एडवाइस करूंगा कि अरे अभी आप बंद करो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। बट आपको पता है म्यूजिक, और साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अच्छा। न्यूरोसाइंस रिसर्चर्स अभी तक काम कर रहे हैं उस पे, म्यूजिक हेल्प्स पीपल, उनको मदद करता है मेडिकेशन को भी फास्ट करने के लिए। As I mentioned, I would give an update after my second session with our senior citizen who's 87 and who's on bed for the last 6 to 7 months. This being on a Sunday, my visit, session 2, was a peaceful one because as the family observed, she used to always get agitated, and usually patients do get agitated when, a different kind of a treatment is introduced and things like that. But the first one was pretty smooth, but today was a bit more magical, and which put her very on a calmer state, and I mean, the family was kind of surprised, but of course it's a slow process. She was much more calmer. She was very much in eye contact, which was not there before. And I could see her hands also, her fingers, moving with the music. And it was peaceful. Baby steps have been taken. So far, so good. Session 2, that's Roshan Mansukhani. Music, your holistic approach towards life. ओके। और आपको इस बात में एक चीज बताता हूं, ये रियलिटी है। थ्रू म्यूजिक थेरेपी मैंने एक लेडी को कोमा से बाहर निकाला है 5 दिन में। अरे वाह। 5 दिन में। अभी मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ मैंने निकाला, नो, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। डॉक्टर का मेडिसिन हो रहा था, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, कोमा में चले गई। मुझे पता चला थ्रू समहाउ
मैंने सजेस्ट किया सर्टेन म्यूजिक आफ्टर परमिशन ऑफ द डॉक्टर, छोटा सा स्पीकर लगा के क्या क्या म्यूजिक किस टाइम में बजाना है। 5वें दिन पे उठी ना। इट्स नॉट दैट सिर्फ म्यूजिक के लिए, शायद म्यूजिक हेल्प्ड मेडिसिन्स टू वर्क फास्टर। बरोबर आहे. सो असू शकतं. सो माय थेरेपी कॉम्प्लीमेंट्स मेडिकेशन, मेडिकेशन को कॉम्प्लीमेंट करती है। आई एम नॉट, वो रोड ब्लॉक नहीं क्रिएट करेगी, बट मैं वही बोल रहा हूं, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे क्लैरिटी कैसे आएगी? जब तक आप वो जो घुटन फील करते हो जब तक आप निकालोगे नहीं, आपका इवन मेडिकेशन काम कैसे नहीं करेगा? आप सोचो. खरंच खूप अगदी चमत्कारिक गोष्ट सरांकडनं आज कळली आहे की 5 दिवस कोमात असलेली व्यक्ती ह्या थेरपीने जर तिला जीवनदान मिळू शकतं तर खरंच ह्या थेरपीचा लोकांपर्यंत पोहोचणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि आज आम्हाला खरंच या गोष्टीचा आनंद आहे की न्यूज मराठी 24/7च्या वतीने आज सरांची इथे मुलाखत होते आणि ती आज घराघरात पोहोचते. तर नक्कीच याचा फायदा आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना होणारच आहे. तर आपण वळूया आता पुढच्या प्रश्नांकडे. सर, मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या गुंडगिरी आणि रॅगिंगचा जो काही प्रकार सगळा चालू आहे, तर तुम्ही त्याला हे देताय की बाबा त्याच्यामुळे होतंय, की आजच्या काळातला सगळ्यात म्हणजे अगदी लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंतचा अगदी जीवनाचा एक अविभाज्य घटक बनलेला मोबाईल, कशाला तुम्ही हे द्याल जास्त वेटेज, की कशामुळे मानसिक तणाव जास्त येतोय? आप बोलते हो मोबाइल, आप बोलते हो रैगिंग, आप बोलते हो ये, आप बोलते हो वो, मैं बोलता हूं ये रियलिटी है. आपने नोटिस किया है जब से मोबाइल हो या कुछ भी हो, ऑल दिस ये मैं डिस्ट्रैक्शन बोलता हूं. गुड भी है, बैड भी है. ओके. आपने नोटिस किया है कि फैमिलीज में आजकल लोग फैमिली एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं, सब अपने फोन में घुसे पड़े होते हैं. और फिर क्या करते हैं? ब्लेम गेम. मेरा बेटा एडिक्टेड है, मेरी बेटी एडिक्टेड है. अरे यार, खुद भी एडिक्ट हो गए हो. मोबाइल ने 10 मिनट में गेम बजा दिया आपका. हम जो फोन देखते हैं आजकल वो नवा निकला है रील्स. आप बोलते हो, चलो आपकी बात बोलता हूं, एज एनीबडी आपको मैं टाइम लिमिट देता हूं 10 मिनट. कब आपका 10 मिनट 30 मिनट कब हो जाएगा, वो 1 घंटा कब होगा, आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा. खरी गोष्ट है. तो फिर आप किस हक से बच्चों को ब्लेम करते हो? आजकल फैमिलीज में बातचीत नहीं है. यू नो, एक फेमस जोक था कि अगर फैमिलीज को साथ में खाना खाना है ना, अपना वाईफाई बंद कर दो. सब भाग के आएंगे खाना खाने. ये जो वर्ड है कन्वर्सेशन है, बड़ा सिंपल वर्ड, बट हम सब भूल गए हैं. क्योंकि हमारा जो कन्वर्सेशन है सिर्फ इंफॉर्मेशन है. अभी आपने गूगल जाके पूरा दुनिया का इंफॉर्मेशन ले लिया. क्या किया उस इंफॉर्मेशन का? आप थोड़ा बहुत हंसे, देख लिया, टाइम भी गया, पूरा गया. अभी सपोज आपको पढ़ाई भी करनी है या कुछ काम करना है, काम तो पोस्टपोन हो गया. अभी लास्ट में आपको सिर्फ 1 घंटा बचा है वो काम खत्म करने का. प्रेशर आपने खुद पैदा किया. अच्छा. जो हम थेरेपीज जब करते हैं ना, हम वो आपको सिखाते हैं अच्छा. इंडिपेंडेंट रहना, डिपेंडेंट नहीं. ये भी एक डिपेंडेंसी है. अगर हर फैमिली में कन्वर्सेशन हो, पेरेंट्स बच्चों में, जैसे हम बचपन में गेम्स खेलते थे, आजकल सब मोबाइल गेम्स हो गए. पहले फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, अभी किधर है ये सब? ढूंढना पड़ता है यार. एक दूसरे के साथ घर पे कैरम बोर्ड खेलो, देखो कैसा बॉन्डिंग आ जाता है फैमिलीज का. मंडे को नहीं होता है, ट्यूसडे को नहीं होगा, वेडनेसडे को जरूर बॉन्डिंग होगा, बट कोशिश तो करो. सर, खरंच ही गोष्ट खरंच विचार करण्यासारखी आहे आणि खरंच ही काळाची गरज आहे की आज कुटुंबांनी एकत्र आलं पाहिजे, कुटुंबांनी एकत्र बसलं पाहिजे आणि तरच या मानसिक तणावापासून आपण कुठेतरी लांब राहणार. तर खरंच खूप छान आपण याच्याबद्दल माहिती दिलीत. पुढच्या प्रश्नाकडे आपण वळूया. आमचा पुढचा प्रश्न असा आहे,
सर, ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्तीला समजतं की तो मानसिक रुग्ण आहे, सॉरी म्हणजे तुम्ही मगाशीच सांगितलं, माफ करा, रुग्ण म्हणायचं नाही, पेशंट म्हणायचं नाही, त्याप्रमाणे तो मानसिक त्रासाने ग्रस्त आहे किंवा तो मानसिक डिप्रेशनमध्ये गेलेला आहे, हे जेव्हा त्याला जाणवतं तेव्हा त्यांनी कशा प्रकारे ह्याच्यामधून सुटका मिळण्यासाठी, तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी किंवा ह्या सगळ्या परिस्थितीला सामोरं कसं जावं, ह्याबद्दल तुम्ही थोडक्यात काय सांगाल? एटलीस्ट आप समझे कि आप डिप्रेशन में गए हो, एटलीस्ट आप समझे आप एग्जाइटी हो रहा है आपको, एटलीस्ट आप समझे कि कुछ फियर या कुछ पैनिक हो रहा है आपको. दैट इज फर्स्ट स्टेप. ओके. सेकंड स्टेप, एक चीज दिमाग में ठान लो, सिर्फ मैं अपना खुद का मदद कर सकता हूं और कोई नहीं. खुद उठना पड़ेगा. थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट नहीं है. डिफिकल्ट पार्ट हो गया, आपने समझ लिया, अभी करना है. तो उसके लिए जब उठते हो, नंबर 1 ये जो दुनियादारी का जो स्टिकर हम लगा के घूमते हैं सर पे, वो निकाल दो. किससे भी बात करो और उस बंदे से या बंदी से बात करो जो आपको जज नहीं करता है. आजकल हम सब जजमेंट्स में मर चुके हैं. पेरेंट्स जज करते हैं बच्चों को, बच्चे जज करते हैं पेरेंट्स को, हम जज करते हैं बाजू वालों को, और वो प्रोसेस क्या हुआ है, हम अपने आप को जज करते हैं. हाँ, एग्जैक्टली. तो अभी जो जैसे आपने पूछा क्या करना चाहिए, नंबर 1, ठीक है, आप आइडेंटिफाई करो, वो उसको हम वाइब बोलते हैं. अभी आप सब कुछ तो मिलता है गूगल में, आप जाओ, ओके फाइन, आई कुड ट्राई इस बंदे से या बंदी से हु कैन हेल्प मी. आपके जो मन में ना एक वॉइस आएगा, यस और नो. अब पहले वो इंस्टिंक्ट सुनो और टेक हेल्प, नॉट विद अ फ्रेंड. हाँ, शेयर, फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, बट नॉट 100%. बट जब आप आइडेंटिफाई करोगे ना, दैट इज द टाइम आपको एक्चुअली उठ के उसको फोन करना है. बट उस दरमियान अभी जैसे मैं म्यूजिक थेरेपिस्ट हूं, अडेप्ट करो म्यूजिक. आंख बंद करो 5 मिनट, 5 मिनट आंख बंद करो, आपको खुद आपका आइडिया आएगा. किसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद आपका आइडिया. पण सर, मला काय विचारायचं की आता समजा जो प्रश्नाचं तर तुम्ही उत्तर दिलं, निरसन केलं, पण एखाद्या व्यक्तीला कसं कळेल की मी नक्की कोणत्या मानसिक तणावात आहे, मला नक्की कशाचं डिप्रेशन आलंय, हे कळण्यासाठी आपल्याला कसं काय कळेल? वही तो मेरा काम है. अभी आपने एक बार उठे, वो आइडेंटिफाई मुझे ही करना है ना. अच्छा, ओके. आपको क्यों डिटेक्टिव बनना है? वो भी है. आपको क्यों डिटेक्टिव बनना है? प्रॉब्लम, जाओ बात करो, आइडेंटिफाई खुद हो जाएगा. अच्छा, मैं वो भी आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, चलो इतना भी बोलता हूं कैमरा पे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. आप चलो, आप आते हो, आप मुझे बोलते हो सर मैं ड्रग्स में हूं या मुझे डिप्रेशन, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, मैं तो, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट ठीक है. क्या इंस्टेंस हुआ था आपकी जिंदगी में जो आप वो डिप्रेशन के रोड पे चले? क्या ट्रिगर हुआ था जो आप ड्रग्स में गए? मैं उसके पीछे पड़ता हूं. वो बोलते हैं ना, झाड़ को रूट से काटो, हम वो रूट्स के पीछे पड़ते हैं. और जब तक आप रूट्स को रिपेयर करोगे, नरिश करोगे, आप स्ट्रांग कैसे होंगे? तो मैं रूट्स के पीछे, हमें तो सप्रेस नहीं करना है ना. हाँ ठीक है, आप डिप्रेशन में हो, मैंने आइडेंटिफाई किया, अब ये चीज करो, आप डिप्रेशन से बाहर हो जाओगे. नो, बिकॉज मैं फिर डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा हूं आप में. मैं आपको म्यूजिक के थ्रू इंडिपेंडेंट करना चाहता हूं. तो मैं आपको डिफरेंट जॉनर्स, जैसे बोलते हैं म्यूजिक थेरेपी में अलग अलग डोमेन्स होते हैं, मैं टेक्निकल बात ही नहीं करता हूं. मैं एग्जिस्टिंग म्यूजिक को एक्सेप्टेंस दिलाना चाहता हूं. एक्सेप्ट करो. तो मैं वो जैसे जॉनर, आपको क्या म्यूजिक पसंद है, आप बताइए. मला जुनी गाणी, पुराने म्यूजिक, पुराने मुकेश, ऋषि, जी, यू नो, मुकेश, रफी वगैरह बहुत पसंद. शायद मुझे क्लासिकल पसंद है. अच्छा. शायद इसे कुछ और पसंद है, शायद इसे कुछ और पसंद है, उनको पंजाबी पसंद है, फोक पसंद है.
मैं एक बंदे को एक्सेप्ट कराता हूँ वेरियस जॉनर्स। क्यों जरूरत, आप सिर्फ रफी के गाने पूरा दिन सुनो, आपको मालूम ही नहीं दुनिया के आगे क्या है। तो हमारे जो सेशंस में हम वो सब कराते हैं, तो हम टेक्निकल्स में नहीं जाते, क्योंकि हमारा जो हैप्पीनेस है ना सब इधर है, सैडनेस भी इधर है। अच्छा। तो ये डिप्रेशन जो आपने वर्ड यूज किया था वो आजकल स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। ओए मेरे को डिप्रेशन है। आप जितना रीइंफोर्स करोगे आप उसमें जाओगे, आपका थॉट प्रोसेस उसमें जाएगा। क्योंकि इवन जो आपके साथ आपके 5 इयर्स बचपन में 5 साल के जो थे ना, उस भी थॉट कभी भी आ सकता है अपने दिमाग में। इरेज कुछ नहीं होता, एक्सेप्ट तो करना सीखो। एक्सेप्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो फियर को पाल के रखो फिर। बरोबर. सर मला काय विचारायचं, तुम्ही आता जे म्हणालात म्युझिक थेरपीबद्दल, तर खरंच छान आहे आणि ही गोष्ट आपल्या आयुष्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. पण ह्याचा आरोग्यावरती असा काही परिणाम होत नाही ना? म्हणजे आता तुम्ही जे सांगितलं तर आपण काही त्याच्यात टॅबलेट्स देत नाही किंवा काय नाही, मग त्याचा आरोग्यावरती कोणताही परिणाम होत नाही? इंटरफियरेंस आपका मतलब दोनों में? हाँ. बिल्कुल नहीं. आप वेरी सिंपल, अच्छा आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, आप जब खुश होते हो आप क्या सुनते हो? म्यूजिक. नहीं म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक के बारे में बात हो रही है. अच्छा. अगर आप खुश होते हो आप क्या सुनते हो? कैसे, किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो? खुशी के गाने? खुशी के गाने. जब दुखी होते हो क्या सुनते हो? सैड. एग्जैक्टली. माइंडसेट देखो, जब दुखी हो तो और दुखी गाने सुनते हो. एग्जैक्टली. माइंडसेट. अरे कुछ अलग किया करो ना, कुछ अलग करो. जब आप सैड हो, मैं नहीं बोलता हूं जब सैड हो बहुत खुशी के गाने सुनो, नो नो, अलग जॉनर चुनो. पण दुःखी जेव्हा आपण असतो त्यावेळेला आनंदाची गाणी कशी काय आपण ऐकणार? यही तो फाइट है. अच्छा. यही तो फाइट है. म्हणजे यही तो तो विचारच आपको, डोक्यात येत यही नाही तो आपल्याला. एग्जैक्टली यही तो आपको. अच्छा आपने कभी घोड़े का रेस देखा है टीवी पे? टीवी पे देखा है. 10 घोड़े भाग रहे हैं, हाँ. कौन जीतता है? वो कैसे पता चलेगा? गैस मारो ना, अच्छा. कोई भी एक. हम्म. आपको पता है 99% लोग या 97% लोग हारते हैं हाँ. क्योंकि वो सिर्फ घोड़े पे बैठ कर रहे हैं, अच्छा. और जो बाकी 3% जो है वो जॉकी पे बैठ करते हैं. हाँ. तो आपको नहीं लगता कि हम घोड़े की तरह भाग रहे हैं पूरा टाइम? जॉकी बनो ना, लगाम खींचो, लगाम छोड़ो, विप करो स्पीड के लिए, कंट्रोल. हमारा जो माइंड है आज के तारीख में घोड़े की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, और अभी बहुत जरूरत है इसको काम करने के लिए. बिकम अ जॉकी, नॉट अ हॉर्स. छान. आणि सर एखादी व्यक्ती कोणत्या पातळीवर ग्रस्त आहे, कोणत्या पातळीवर डिप्रेशनमध्ये ती गेलेली आहे, हे ओळखण्यासाठी तुम्ही कोणत्या प्रकारे उपाय करता? म्हणजे फक्त म्युझिक, गाणी, की तुमच्याकडे काही वेगळ्या पद्धतीचे उपाय आहेत, काही टेक्निक तुमच्याकडे वेगळी आहे? यही है, ये मेरा खुद का मॉड्यूल है. अच्छा. और ये जो टेक्निक है, म्यूजिक जो है अभी मेरा जो फोटे है, म्यूजिक तो आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हो आपके फोन पे. मैं उनको ब्लेंड करता हूँ, वेरियस म्यूजिक को लेके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो मेरा होमवर्क है. अच्छा. और फिर हम थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं एक्सरसाइजेस के तौर पे. बरोबर. तो और उसके बाद हमारे सेशंस चालू होते हैं. अच्छा. काउंसलिंग. सो मेरा जो है मॉड्यूल काउंसलिंग विथ म्यूजिक थेरेपी. अच्छा. सो उस बीच में मैजिक हो जाता है. हम सब आइडेंटिफाई करते थे. अच्छा एक दिन में कुछ नहीं होता. नहीं. अभी मैं आपको एक किताब दे दूं, बोलूं 500 पेज है, एक दिन में पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे. लेयर बाय लेयर हम हर एक चीज पढ़ते रहते हैं, और हम सब ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करते हैं. काउन्सिलिंगची जी भीती मनात होती किंवा मानसोपचार तज्ज्ञांकडे जायचं, काउन्सिलरशी बोलायचं, ह्या गोष्टीबद्दलची भीती कुठेतरी सर पळवूनच लावतायत. म्हणजे असं गमतीशीर असतं, त्याच्यामध्ये म्युझिक सेशन्स असतात, अशी मजा जर असेल तर काउन्सिलिंग हे प्रत्येक माणसाने आयुष्यात एकदा तरी करावं. म्हणजे तुम्ही डिप्रेशनमध्ये असा किंवा नसा, पण स्वतःची ओळख स्वतःमध्ये निर्माण करण्यासाठी. वो फियर बन गया है ना, वो बिल्कुल ही फियर बन गया है.
जो मेरे सेशंस भी हैं, इट्स आपका फियर को फेस करो, जितना आप भागोगे पीछे और बाकी आपको एक पते की बात बता दूं, आजकल हम सब ने अपने आप को ब्रांड कर रखा है। मैं ये ब्रांड पहनता हूँ, मैं ये ब्रांड पहनता हूँ, फिर कंपैरिजन होता है, फिर हम दुखी होते हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर हम और दुखी होते हैं, फिर और दुखी होते हैं, फिर झगड़े होते हैं घर पे। पर हमको एक चीज ध्यान रखना है, जो हमारा ब्रांड जो है ना, उसका लेबल वो अंदर होते है, बाहर नहीं होता है। तो हम किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? अपने ईगो को। सो म्युझिक थेरपी जो मेरे सेशंस है, वो हमारा ईगो भी काटता है। अच्छा, एक्सेप्ट। खरंच खरंच छान गोष्ट आहे ही, आणि खूप वेगळ्या गोष्टीचा अनुभव आज इकडे मिळतोय. सर, मला एक गोष्ट विचारायची आहे की जे लहान मुलांच्या मानसिक आरोग्याच्या ज्या समस्या आहेत, तर त्या समस्यांमध्ये ती मुलं अडकू नयेत म्हणून त्यांच्या पालकांनी तुमच्यासारख्यांकडे येणं, म्हणजे तुमच्याकडे किंवा तुमच्यासारख्यांकडे जाणं, बोलणं आपल्या मुलांविषयी, हे खरंच आजच्या काळाची गरज आहे असं तुम्हाला वाटतंय का? Don't push your expectations on child should do this. ये बनोगे, वो बनो. अरे यार, उसको बनने दो, because everybody have a damn talent of their own. Let them flourish the way they have to. Be a guiding force. You need to be alert. As I said, we have two extremes. Either we overlove or we just like distant. काउंसलर को इतना बड़ा रावण मत बनाओ। जैसे आपने जो रियलिटी एक्सेप्ट किया है, ये जो है एक एडिक्शन है। चाय भी एक एडिक्शन है, कॉफी भी एक एडिक्शन है। जब आप उससे डील कर सकते हो, तो काउंसलर जो आपके बच्चे को हेल्प करेगा, उसको भी तो एक्सेप्ट करो कि नॉर्मल है। क्योंकि वो जो बंदा या बंदी काउंसलिंग करेंगे, वो आपके बच्चे को जज नहीं करेंगे। तो ये माइंडसेट जो फॉरगेट आपके बच्चे, पहले आप डाइजेस्ट करो कि आप वो काउंसलर को एक्सेप्ट करोगे। बरोबर। आपके साथ एक चीज करता हूं। मैंने क्या किया अभी? हैंडशेक। आपने किया जी। आपको सपने में आया था मैं हैंडशेक करने वाला हूं? नहीं। मैंने किया, राइट? मैंने रीच आउट किया तो आपने रीच आउट किया। आप तो कभी रीच आउट करो। एग्जैक्टली। पर हम क्या करते हैं जिंदगी में? पहले वो, फिर मैं। पहले वो आएगा, फिर मैं। काउंसलर नहीं आएगा आपके पास, जी। आपको जाना है। और वो जो बॉन्डिंग आपकी फैमिली में होगा ना, वो होता है मैजिक। इवेंचुअली वो होता ही है। इसमें दो चीज है, इधर अच्छा होगा या कुछ नहीं होगा। बुरा तो नहीं होगा ना, बरोबर। तो चख के देख लो, ये भी करके देख लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। बरोबर। आजकल बच्चे क्या, सब लोग फोन पे इस जो बात हो गई है, बट जनरली हम जो मिलते हैं, बात करते हैं, अब देखिए 80% टॉपिक्स वो सिर्फ सोशल मीडिया रिलेटेड होते हैं। तो कन्वर्सेशंस गए किधर है? कन्वर्सेशंस गए किधर है? यहां ब्रांड्स होते हैं। अरे छोड़ो यार, रियलिटी रखो ना जिंदगी में। बट उसके लिए हम फिर वो बड़े बड़े बुक्स पढ़ेंगे। बट एक्सेप्ट करो और एक्नॉलेज तो करो कि बॉस देयर इज अ प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स के लिए एक वेरी सिंपल मैसेज है, प्लीज मैंडेटरी करो। भले मैं नहीं बोलता हूं कि आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, नहीं। अगर प्रॉब्लम नहीं भी है, किससे तो बात करें, ऐसे ही जाके बात करें, कोई बात नहीं, ऐसे ही जाके बात करें। इट मैंडेटरी, पता नहीं क्योंकि क्या निकल सकते हैं उससे। एक्झॅक्टली। इट्स व्हेरी इंपॉर्टंट। पण सर, मला असं वाटतं की फक्त पालकांनीच ही इनिशिएटिव्ह घेण्यापेक्षा किंवा ह्याच्यामध्ये आपण पुढाकार घेण्यापेक्षा शाळा, शैक्षणिक संस्थांची भूमिका सुद्धा असणं गरजेचं आहे। आणि त्यामुळे मानसिक आरोग्य या विषयाला विषय म्हणून घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे का? तुम्हाला काय वाटतं? किंवा या विषयात अधिक जागरूकता येणं गरजेचं आहे का?
तर सामाजिक संस्था सुद्धा आहेत, शैक्षणिक संस्था आहेत, शाळा आहेत, ह्यांनी पुढाकार घेऊन काही केलं पाहिजे का? ह्याबद्दल आपण काय सांगाल? मैंडेटरी होना चाहिए हर स्कूल और हर कॉलेज में. काउंसलर्स ही होते हैं, बट मैं ये अभी वर्कशॉप्स पे जाऊंगा. ये मैंडेटरी होना चाहिए हर कॉलेज और हर स्कूल में वर्कशॉप्स रखना अच्छा. मेंटल हेल्थ के बारे में. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या है कि बच्चों को पता तो चले, पता सबको है, इंटरनेट पे सबने पढ़ लिया है, बट छुपते. अरे बिंदास बात करो, वर्कशॉप्स रखो, इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स रखो. अच्छा, हमारे जो टीचर्स है उनके लिए भी खास होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स का भी प्रेशर अलग है. एक स्टूडेंट को एक टीचर है, एक टीचर को 500 स्टूडेंट्स है. जी बरोबर आहे. उनकी भी तो जिंदगी है, प्रोफेशनल और पर्सनल. कॉर्पोरेट लाइफ में देखो कितने सुसाइड्स हो रहे हैं, नर्वस ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं. एक्सपेक्टेशंस को काटो, एक्सेप्टेंस लाओ और देखो क्या जिंदगी बनती है. चांगली गोष्ट आहे सर. या माध्यमातून न्यूज मराठी 24/7 तर्फे संपूर्ण शाळांना, शैक्षणिक संस्थांना, काही ज्या सामाजिक संस्था आहेत त्यांना खरंच असं आपण आवाहन या मार्फत आपण करू शकतो सर, तुमच्या मार्फतही आणि आम्ही चॅनलच्या मार्फतही, की खरंच हे सेशन होणं खूप गरजेचं आहे. कारण जे काही मुलं तणावाखाली आहेत, दबावाखाली आहेत, तर त्यांना ह्या डिप्रेशनमधनं बाहेर येणं गरजेचं आहे. कितीतरी लोकांचे बळी जात आहेत, कितीतरी अगदी लहान बाळं आहेत, कितीतरी महिला आहेत, ज्या गरोदर महिला आहेत किंवा जे लग्न झालेले आहेत, अनेक पीडित आहेत, आपण तर पीडितच म्हणू त्यांना. तर त्यांचे जे बळी जात आहेत त्यांचं आयुष्य खूप सुंदर आहे, अगदी फुलासारखं आयुष्य आहे, ते खूप छान फुलवा, सजवा. आणि त्यासाठी अशा म्युझिक थेरपीसारखे मित्र कमवा, त्यांच्याशी बोला, मन मोकळ्या गप्पा मारा, हितगुज करा. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींनंतर बघा आयुष्याला एक वेगळी कलाटणी, एक वेगळं वळण मिळतं की नाही. आणि ह्या नोटवरच आपण अगदी क्षणिक विश्रांती घेऊन लगेच परत येणार आहोत. तोपर्यंत आपण पाहत राहा न्यूज मराठी 24/7. नवा भारत, नवा विचार. डॉक्टर रोशन मनसुखानी जी. Roshan Mansukhani sir. Of Dr. Roshan Mansukhani. Mr. Roshan Mansukhani. He is a music therapist, and the session that we had today is absolutely amazing. The music therapy that we had, the soul has left the body and came back. It was so amazing and so relaxing. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था जब हम गाने सुन रहे थे. बिल्कुल भूल गए थे कि कहाँ हैं और किस सेटअप में बैठे हैं. बस अलग अलग एक्सपीरियंसेस याद आ रहे थे और जब आंखें खोली तो फिर वापस प्रेजेंट में आ गए. And he taught us to accept what comes in life without questioning anything. He taught us to understand and to keep peace and also prioritize our mental health at the topmost. Today's session, I realized that music is probably one of the most simplest and one of the most relatable ways to regulate ourselves during times of stress. I would 100% recommend such sessions to everyone else who's in need of it. Hello everyone, this is Professor Priya. We had a session with Mr. Roshan Mansukhani today, and let me tell you, it was an amazing session. Music therapy, I've heard of it before but never experienced it to this level. And the way Mansukhani sir explained a few concepts about how actually music therapy brings about the emotional changes in you and the physical changes in you was simply awesome. And I really think you should actually go for these kind of sessions more. Thank you sir so much. नमस्कार. न्यूज मराठी 24/7 मध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि आपल्यासोबत जोडलेले आहेत रोशन सर. पुन्हा एकदा आपण वळूया आपल्या पुढील सत्राकडे. तर रोशन सर, मला असं विचारायचं आहे की जेव्हा आपण आपल्या मनावर परिणाम करणाऱ्या गोष्टींबद्दल बोलतो तेव्हा ते फक्त एकच घटक असू शकतात का, की त्याच्यामध्ये अनेक कुठल्या गोष्टी भूमिका अजूनही बजावतात? टॉपिक्स. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कितने इमोशंस होते हैं जिंदगी? आपने किन इमोशंस के बारे में सुना है? चलो. आनंद, दुःख, कधी कधी फार असं त्रासलेलं, कधी कधी गोंधळलेलं, असे अनेक साऱ्या गोष्टी आहेत. 10 बोलूं? हाँ. गलत. अच्छा. सिर्फ 2 इमोशंस होते हैं जिंदगी में, हैप्पीनेस और सैडनेस. अच्छा. दुखी या सुखी.
वेरी सिंपल, लेमन सिंपल लैंग्वेज भाषा में बात। बच्चा पैदा होता है, बच्चे को अपना फेवरेट कलर दिखाया, स्माइल करेगा। बच्चे को भूख लगी या कुछ लगा, रोएगा। ये जो बाकी के जो इमोशंस है ना, ये सोसाइटी देती है। अच्छा। जैसे बच्चा बड़ा होता है, ठीक से बैठो, ये करो, चलो देखो वो कैसा पढ़ाई कर रहा है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। फिर ग्रीड आता है, जेलसी आता है, एंगर आता है, बरोबर। गुस्सा। तो ये सब सिचुएशनल है। तो एक्चुअल इमोशंस दो ही है। ये जो हम मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, ये है एक्सेप्टेंस। और जो बोलते हैं ना, अगर अभी आप यहां तक फास्ट लाइफ में जी रहे हो, अभी थोड़ा स्लो डाउन करो, कनेक्ट अपने फैमिली के साथ करो, अपने खुद के साथ कनेक्ट करो, और फिर आगे बढ़ो, और फिर देखो लाइफ इज ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल है लाइफ। खरंय। जर तुम्हाला कळलं की कोणतरी व्यक्ती आत्महत्या करायला जाते, त्यावेळेला तुमची प्रतिक्रिया काय असेल, किंवा तुम्ही असं काय सांगाल त्यावेळेला? म्हणजे आपले अनेक प्रेक्षक आता बघतायत, तर त्यांनाही त्या गोष्टी, त्यांच्यापैकी कोणी ना कोणीतरी असेल की त्यांना कुठेतरी काहीतरी फील होत असेल, मग त्यांना तुम्ही ह्या माध्यमातून काय सांगाल? जब मैं पिक्चर में आता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। अच्छा। 1 घंटा कुछ नहीं करता हूं। अभी उनके पेरेंट्स या जो भी बंदा आए मेरे सामने बैठे हैं, मैं आधा घंटा 1 घंटा कुछ नहीं करता हूं। आपको एक एग्जाम्पल दे, इनफैक्ट एक केस स्टडी बताता हूं। 32-33 ईयर ओल्ड लेडी गर्ल, शी केम टू मी, आई मेरे पास, सुसाइडल थी। पेरेंट्स बोल रहे थे जाओ काउंसलर से बात करो, मेरा नाम आया था, आई मेरे पास, क्योंकि पेरेंट्स को चुप कराना था कि हाँ जा रही हूं, गुस्से में। और उसने कुछ बात नहीं किया। हॉस्पिटल के दरवाजा खटखटा के आई थी। अच्छा। पेरेंट्स लेके गए थे, मतलब उसने अपने आप को काटा था, अच्छा। वहां से आई थी, पर बहुत गुस्से में। मैंने कुछ नहीं किया, 30 मिनट 35 मिनट कुछ नहीं किया। फिर मैं उठा और मैंने सिर्फ थोड़ा म्यूजिक प्ले किया, कुछ नहीं हुआ। पर चौथे मिनट पे एक आंसू निकला, फिर दूसरा आंसू निकला, फिर वो बच्ची 2 घंटा सिर्फ बात करते गई। और आज भी वो टच में है। ये 4 साल पहले की बात है। अच्छा। आज भी वो टच में है मेरे। सो जो सुसाइड कर, वो सुसाइड ना, जो कहने के, वो जो गट्स चाहिए, गट्स का मतलब करेज, दम चाहिए। बट वो दम ना, वो एंगर से आता है। वो जो गुस्सा है ना, आधे सेकंड का, वो मैं इसलिए बोलता हूं मैंडेटरी होना चाहिए हर स्कूल्स, हर कॉलेजेस में वर्कशॉप करने, क्योंकि हम इस बारे में बात करते हैं। आप जब तक बात नहीं करोगे, अवेयरनेस नहीं आएगा। लोगों ने बहुत पढ़ लिया इंटरनेट पे, बट जब तक वो सुनेंगे नहीं, कभी तो ये यूज करें। तो वो जो आधे सेकंड का जो गुस्सा है ना, वो काबू करना हम सिखाते हैं। बरोबर। वो हम काबू करना सिखाते हैं। वो पूरा गेम चेंजर है, वो आधा सेकंड। अच्छा। वो अवेयरनेस हम सिखाते हैं। सर, आता ह्या सगळ्या गोष्टी तर ऐकल्या, त्या किती महत्त्वाच्या आहेत हे आम्हालाही कळलं, प्रेक्षकांनाही कळलं. पण प्रेक्षकांच्या मनात कुठेतरी एखादा प्रश्न असेल जो आमच्या माध्यमातून मी तुम्हाला विचारू इच्छिते. अनेकांना वाटतं की बाबा ह्या संदर्भात आपण जावं आपल्यासारख्या दिग्गज व्यक्तींकडे, प्रख्यात मार्गदर्शकांकडे. पण काही वेळेला काय होतं, जे सर्वसामान्य घरातली लोकं असतात ती कुठेतरी येऊन त्यांचा हात खिशाकडे जातो की जेणेकरून आता मी इकडे जर गेलो तर किती फी घेतील, किती सेशन्स असतील, आणि त्याप्रमाणे मग आम्हाला वेळ मिळेल का सतत जायला, आम्हाला तेवढा खर्च अफोर्ड होईल का, पण आम्हाला जायची तर गरज आहे, हे असं त्यांना वाटतही असतं. मग अशा वेळेला तुम्ही काय सांगाल की कसं काय ह्या गोष्टी मॅनेज करू शकतात? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने. नंबर 1, आपको एक चीज बता दूं कि
जितना भी आप खर्चा करोगे ना, लाखों में, आपके मेंटल हेल्थ से बहुत कम है। सेकंड थिंग, अभी अपने ऊपर आता हूं। मेरा जो काम है, मैं बहुत वॉलंटरी काम करता हूं, क्योंकि मेरे माइंड में जो है ना, बच्चा बच्चा होता है, अच्छा। इंसान इंसान होता है। मैं आपको इंसान की तरह देखूं या आपके जेब में झांकूं, मैं इंसान की तरह देखता हूं। और जब आप जो फेज से गुजर रहे थे, जब मैंने आपको बाहर निकाला, हेल्प किया बाहर निकलने में, मैंने नहीं निकाला, आपने खुद निकाला, मैंने आपको हेल्प किया, वो जो खुशी है ना, वो मेरा अच्छा फी है। तो मैं बहुत वॉलंटरी वर्क भी करता हूं, और काउंसलर के साथ कहाँ भी जाते हो, नॉट टू एक्सपेंसिव नहीं है इतना, बट आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि अगर हम कहाँ जा रहे हैं और वो फीस अगर देना पड़ रहा है वो राइट सोर्स के लिए, हमारे मेंटल हेल्थ से बहुत कम है। खरे। तो वो बाद में सोचो, पहले जाओ, पहले उठो, वो इम्पॉर्टंट है। नाही, ही गोष्ट सांगितल्यामुळे अनेकांच्या मनावरचा ताण अतिशय हलका झाला असेल, कारण अनेकांना वाटत असतं की जावं, आपल्या मुलांसाठी असेल, अगदी स्वतःसाठी का असेना, प्रत्येकाला वाटतही असेल की मलाही गरज आहे काउन्सिलर सारख्या एका मित्राची, की ज्याच्याकडे जाऊन आपण बोलावं. कारण काय असतं ना, नॉर्मली सर, आपण आपल्या सराउंडिंग मधले जे काही आपले मित्रमैत्रिणी असतात त्यांच्याशी सगळ्याच गोष्टी बोलू शकतो असं काही नाहीये, आणि त्यावेळेला तुमच्यासारख्या मित्राची गरज असते. तर ह्या माध्यमातून आता सरांनी सांगितलंच आहे की आधी तुम्ही या, आधी या मित्राला भेटा, त्यांच्याशी बोला, मग फीस परवडते नाही परवडते पुढच्या गोष्टी पुढे आहेत. आयुष्य आहे जे आपल्याला एकदाच मिळतं, तर त्याच्यासाठी कमवण्यासाठीच आपली धडपड चालू आहे, पण ते वाचलं तर त्याचा काहीतरी उपयोग होईल ना, असं त्यामागचं सांगण्याचं सरांचं उद्दिष्ट होतं, आणि जे प्रेक्षकांपर्यंत नक्कीच पोहोचलेलं आहे. पण सर, मला असं विचारायचं आहे की आता एखादी व्यक्ती आपल्याकडे विश्वासाने येतोय, मग आई वडील मुलाला आणून सोडत असू दे, मुलं तर अगदीच लहान असतात, किशोरवयीन असतात, त्यांचं काही नाही, पण तारुण्यातली जेव्हा मुलं मुली किंवा काही जण आपल्याकडे येतात, तेव्हा ह्या गोष्टी किती गोपनीय राहतात किंवा किती नाही, ह्याची सुद्धा कुठेतरी भीती असते की गेल्यावर हे जगजाहीर तर होणार नाही ना, किंवा ह्याचे काहीतरी कुठेतरी पडसाद तर वेगळे पडणार नाहीत ना, ह्याचीही काळजी असू शकते. मग त्या संदर्भात आपण काय सांगाल? एक एथिक है, बच्चा हो बुजुर्ग हो, मेरे साथ जो सेशंस होते हैं ना, नंबर 1, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट जो बोलते हैं, स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट, मैं बोलता हूं कि जो भी हमारे बीच में बात होगी इस कमरे से बाहर जाएगी नहीं. नंबर 2, मैं बैठा नहीं हूं तुमको जज करने के लिए, मैं जज नहीं करता हूं. नंबर 3, 3 चीजें. सेशन खत्म हुआ, मैं भूल जाता हूं. जब दूसरा सेशन होता है ऑटोमेटिकली याद आ जाता है. तो बाहर ये टॉपिक बाहर जाने का मतलब ही नहीं है. अगर हम बच्चों के बारे में बात करते हैं तो मैं पेरेंट्स को सीधा बोलता हूं कि जो बच्चा है या बच्चा या बच्ची जो भी है, जो उनमें सीक्रेट्स हैं और मुझ में बात होती है, वो हमारे दायरे ही रहेंगी. जो तुम्हें पेरेंट्स की तरह बोलना है, रिपोर्ट करना है, अगर वो मैं करूंगा, वो मैं बच्चे के आगे ही बोलता हूं, ताकि बच्चे को भी, जो भी टीनेजर हो या कुछ भी हो, उसको मेरे में ट्रस्ट होना चाहिए. वो ट्रस्ट बिल्ड, अगर मैं वो ही ट्रस्ट तोड़ूं तो फिर मेरा काम करके मतलब ही नहीं है. तो मैं और सिचुएशन, वो उनका, वो फैमिली का सिचुएशन बिगाड़ रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं. एक्झॅक्टली. कॉन्फिडेंशियलिटी 150% and no judgment. नाही, खरंच ही गोष्ट सांगून अनेकांच्या मनावरचा ताण हलका झाला असेल की जर आम्ही जातोय अशा ठिकाणी तर तिथे गेल्यावरती माहिती ही गोपनीय राहील, याच्या संदर्भात आम्हाला इथे योग्य मार्गदर्शन मिळेल आणि योग्यच सल्ला मिळेल, पण ह्या गोष्टी कुठेही बाहेर अवांतर जाणार नाहीत, याबद्दल सरांनी आता सांगितलंच. आता सर, मला तुम्हाला एक अगदी फार तुमचा वेळ घेत नाही, कारण एवढा अमूल्य वेळ आणि एवढ्या वेळात वेळ काढून सर आज इकडे आलेले आहेत, पण मला त्यांना असं विचारायचं आहे की आज ह्या सेशन मार्फत तुम्ही सरकारपर्यंत किंवा प्रशासनापर्यंत काय पोहोचवाल की शाळा कॉलेजमध्ये हे सगळे सेशन्स कितपत गरजेचे आहेत,
आणि हे होण्यासाठी असं काही GR वगैरे निघालंय का, किंवा असं काही तुम्ही प्रशासनाकडे काही हे दिलेलं आहेत का? ये देखो, मैंने सुना भी है, कहाँ पढ़ा भी है, ये मैंडेटरी है हर कॉलेज स्कूल में काउंसलर्स, अच्छा. ओके. और ये मैंने पढ़ा है, और हर कॉलेज और हर स्कूल में होते हैं काउंसलर्स. देखो, एक रोशन या एक XYZ दुनिया में सब जगह नहीं पहुंच सकता, बट अगर अवेयरनेस हो, वो नहीं पहुंचता है तो आप तो पहुंच सकते हो उधर. और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं वर्कशॉप्स के बारे में, वो वर्कशॉप्स कोई नहीं कर रहा है. तो मेरा एक ही सपना है कि भले अभी तो ऑनलाइन का भी टाइम आ गया है, तो मेरा वो भी मॉड्यूल है जहां मैं आज के तारीख में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं 15 से 18 कॉलेजेस को काउंसिल करता हूं. अच्छा, अरे वाह. ओके. ऑनलाइन भी होता है, वर्कशॉप्स भी होते हैं, थोड़े बहुत तो फ्री वर्कशॉप्स भी करता हूं. अच्छा. इट इज इंपॉर्टेंट. अभी बिकॉज ये ऑनलाइन जो हुआ है तो रीच ज्यादा बढ़ गई है. तो मेरा सिर्फ है कि ये अगर मैंडेटरी हो जाए और हम अपने जो मेरा जो डेटाबेस है उसको हम और बढ़ाएं, क्योंकि हमारा जो टीम है वो फिर ऑक्यूपाई होंगे. जहां आज ओके, मैं अपनी बात बोलता हूं, आज हम 5000 स्टूडेंट से बात करेंगे, अगर टीम होगी 50,000 होगी. मेरा सिर्फ है कि अगर ये गवर्नमेंट मैंडेटरी करे ये वर्कशॉप्स के बारे में, ये अवेयरनेस के बारे में, इसको एक जंग की तरह देखे. मेंटल अवेयरनेस एक जंग होना चाहिए. आप कितना भी फिजिकल फिटनेस कर लो, जब तक ये आपका ठीक नहीं होगा, ये शांत नहीं होगा, ठीक है, रॉन्ग अल्फाज, ये शांत नहीं होगा, आपको क्लैरिटी नहीं आएगा. आपको अगर क्लैरिटी नहीं आएगा तो आप क्या आगे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे. ये अवेयरनेस टॉक्स साल में 3 बार मैंडेटरी होना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ. सरांनी आता ह्या मार्फत म्हणजे न्यूज मराठी 24/7च्या मार्फत एक आवाहन केलेलं आहे सरकारसाठी सुद्धा. तर सरकार दरबारी ह्याची दखल घेतली जाईल अशी आम्ही आशा बाळगतो, आणि खरंच याची दखल घेतली जावी, कारण शाळा, कॉलेज या सगळ्या ठिकाणी खरंच हे गरजेचं आहे. वाढत्या वयातली जी मुलं आहेत त्यांना आत्महत्या करावी, जीव संपवावा, हे का वाटतं? जीव म्हणजे सर्वसाधारण गोष्ट आहे का? जन्माला येताना काय प्रोसेस असते, जन्माला आल्यावर आई वडील वाढवताना काय प्रोसेस असते, ह्याचा क्षणाचाही त्यांना वेळ नसतो. त्या क्षणी फक्त मला ही गोष्ट करायची आहे असं म्हणून ते मोकळे होतात. त्याच्यासाठी सराउंडिंग त्याच्या हे असतं की आजूबाजूचे मित्रमैत्रिणी असतात, ते कारणीभूत असू शकतात, त्यांची विचारसरणी कारणीभूत असू शकते. अशा अनेक गोष्टी आहेत, अनेक गोष्टीतून आपली मुलं जात आहेत. आणि मुलंच कशाला पाहिजे, महिला आहेत ज्या सर्वसामान्य गृहिणी घरात बसलेल्या आहेत ना, त्यांनाही ताण असतो की मी फक्त पहाटे उठते, सगळ्यांचे डबे करते, मुलं शाळेत जातात, नवरा कामावर जातो, सगळे कुठेतरी जातात, मी करते काय, तर मी घरीच बसलेली असते. माझं अस्तित्व काय आहे, तर माझं अस्तित्व काहीच नाही. ह्या गोष्टींनीही त्या डिप्रेशनमध्ये जातात. मग त्यांना कोणाची गरज नाही आहे का, त्यांना कोणाची बोलायची गरज नाही आहे का? अशा अनेक गोष्टी आहेत. तर खरंच सरकारने ह्याची दखल घेतली पाहिजे. आणि ज्यांना सर्वसामान्य लोकांना वाटतं त्यांनी सरांचा कॉन्टॅक्ट नंबर, सरांच्या डिटेल्स खाली स्क्रोल होत आहेत, ते तुम्ही स्क्रीनवर पाहूच शकता. त्यांना आपण भेटू शकता, त्यांच्याशी बोलू शकता. आणि खरंच ही काळाची गरज आहे आपल्या मुलांसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी आणि सबंध देशासाठी. कारण देशातली लोकसंख्या फक्त वाढते, पण तितक्या झपाट्याने ती कमी देखील होते. आणि ती कमी होते ती फार दुर्दैवी वाईट गोष्टीमुळे होते. विकृती येते, लोकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत की काहीतरी वेगळ्या मार्गी जात आहेत, गुंड प्रवृत्ती येते. ह्या सगळ्या गोष्टी कुठेतरी थांबवायच्या असतील तर खरंच शासन दरबारी ह्या गोष्टीची खरंच दखल घेतली जावी, ही अगदी मनापासून कळकळीची विनंती आज आमच्या मार्फत सुद्धा आहे. सरांनी सुद्धा सगळ्यांना सांगितलेलं आहे. तर खरंच सगळ्यांनी ह्याची दखल घ्या आणि सरांशी संपर्क करा. आपण सर इथे आलात रोशन सर, खरंच खूप आपले आभार, धन्यवाद. आम्हाला खूप सारी माहिती मिळाली ह्या संदर्भात. आणि आज भेटून मी सुद्धा एक मानसिक रुग्ण होते आणि आज बोलल्यावर मी थोडीशी रिफ्रेश झाले असं मला स्वतःला सुद्धा जाणवत आहे. आणि त्यासाठी विशेष आभार. न्यूज मराठी 24/7 मध्ये असेच सत्र यापुढेही चालू राहतील. आपण पाहत रहा न्यूज मराठी 24/7. नवा भारत, नवा विचार. आपण मला बोलल्याबद्दल धन्यवाद.